कब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्तियां चरितार्थ करती है बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के ऊपर। जब आज से लगभग 10 से 15 दिन पूर्व जब वहां के एक जो यूथ लीडर थे उनको मरवा दिया गया। मरवाने के बाद उनका जितना भी आरोप था एक युवक के ऊपर डाल दिया गया, और उसके बाद जो जो चीज हुआ उसको जो किया गया वो बताना बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन मैं आज आप सबके सामने सारी सच्चाई रखने जा रहा हूँ। तो ये बात की शुरुआत होती है 12 दिसंबर 2025 से, जब वहां के उस्मान हादी जो यूथ लीडर थे उनको किसी ने गोली मार दी गई। गोली मारने के पूर्व तुरंत ही उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके कारण हॉस्पिटल तो बांग्लादेश की सुविधा आप जानते ही हैं कैसी है, हॉस्पिटल तो थे ही नहीं सही से, तो उनको सिंगापुर हॉस्पिटल डायरेक्ट पोर्ट कराया गया। जब उन्हें वहां पे भेजा गया तो वहां पे 3 दिन पश्चात मतलब 15 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनका जो पार्थिव शरीर था 3 दिन बाद बांग्लादेश वापस लाया गया। जब बांग्लादेश 18 दिसंबर को 2025 को लाया गया तो क्या हुआ कि वहां पे एक खबर उठने लगी। क्या खबर उठने लगी कि ये जो एक तरीके से उनकी जो मृत्यु हुई थी गोली चला के, जिसने गोली मारी थी वो भारत के द्वारा करी गई है। बस ये उनको मौका चाहिए था और वहां के युवा जो थे वो एक मौका पा गए और उन्होंने ऐसी झड़प करी कि एक युवा उसके बीच में फंस गया। तो क्या हुआ था, एक फैक्ट्री वर्कर था। फैक्ट्री वर्कर नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये नाम है आप उसका याद रखिएगा। नाम था दीपू चंद्र दास। दीपू चंद्र दास अपने परिवार में एक ही कमाने वाला व्यक्ति था और घर का बड़ा होने के कारण उसके परिवार के अभाव भी था, बहुत ज्यादा उसके ऊपर वो भी था, मतलब परिवार को चलाने के लिए। तो इन सब से हटके हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि क्या हुआ। तो वह फैक्ट्री में काम कर रहा था और एक अफवाह आ गई कि उन्होंने बोल दिया कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में अपशब्द का प्रयोग कर दिया। ये बात एक तरीके से इनसाइडर ही हुई थी और ये एक तरीके से साजिश भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई रिपोर्ट पे नहीं लिखा है, ना किसी कागज के ऊपर ये आया है बात लिख के कि उन्होंने ये बात बोली थी। ये बात जानते ही तुरंत ही जो फैक्ट्री के मालिक थे उन्होंने जबरदस्ती साइन कराया उनसे। साइन कराने के बाद उनसे स्थगित करके तुरंत डायरेक्ट जो बाहर भीड़ थी उसके बीच में छोड़ दिया। पुलिस आई बचाने के लिए, लेकिन किस तरीके से बचाने आई, पुलिस ने उठाया, भीड़ के पास उनको लेके गए और वो छोड़ के चली गई। दिखाइए कि वहां की जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में भी दिखाया जा रहा है कि कैसे एक बर्बरता सोच रखने वाली विचारधारा जब किसी के व्यक्ति के मस्तिष्क पे आ जाती है तो वो किस तरीके के कार्य करता है वो साफ दिखता है। चाहे वो प्रजातंत्र हो या लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, सब में एक तरीके से ही होता है। तो पुलिसों ने उनको डायरेक्ट छोड़ दिया गया। 150 लोगों के करीब 150 से 200 लोगों ने पहले उन्हें बर्बरता पूर्वक धक्का मुक्की करके मारा, बहुत मारा, जिस कारण उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई। लेकिन तब भी जब ये विचारधारा रखने वाले लोगों की पेट नहीं भरा तो उन्होंने उनको घसीट के पेड़ के ऊपर टांगा और वही बाजार के बीच में उनको आग लगा दी गई और जला दिया गया। ये बात जब पूरे वहां पे फैली, कुछ दिन पश्चात फिर एक युवा को ऐसे मार दिया गया। लेकिन अब बात ये आती है कि क्यों मारा गया। ये जो उस्मान हादी थे वो थे कौन? उस्मान हादी जो जुलाई के दौरान 2025 में जो वहां पे एक दंगा हुआ था सत्ता परिवर्तन का, जब वहां के शेख हसीना जी को हटाया गया था, तो जो अंतरिम सरकार बनी थी मोहम्मद यूनुस साहब की, तो मोहम्मद यूनुस ने सरकार 6 महीने की उनकी बनी थी। उनका चुनाव, ये जो राजनीतिक चुनाव होता है वो था फरवरी में, अभी फरवरी में आने वाला है 2026 में। तो क्या हुआ, उससे पूर्व ही जो वहां की यूथ लीडर थे, उस दौरान यूथ लीडर जो थे उन्होंने इस सब का पूरा लोग जो एक तरीके से जोड़ के रखा था और वो किसी सामाजिक पार्टी में नहीं थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, उनके भाई ने खुद बताई है कि इसमें जो उनकी मृत्यु हुई है उसमें सरासर हाथ वहां की सरकार का है। जो वहां की सरकार है वो डायरेक्ट यही चाहती है कि किसी तरीके से चुनाव को टाला जाए और यहाँ पे दंगा फसाद फिर से करा जाए, क्योंकि अगर दंगा फसाद होगा तो चुनाव नहीं होगा, और चुनाव नहीं होगा तो फिर से लोगों को मूर्ख बनाया जाएगा और वहां के जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र और जो राजतंत्र है वो सबको संगठित करके लोगों के ऊपर गुलामी की मानसिकता को आगे ले जाया जाएगा।
यही करने के कारण उन्होंने उस्मान हादी की, उनके भाई ने ये बात बोली है, मैं नहीं कह रहा, उस्मान हादी के भाई की मृत्यु करवा दी गई, जो उनको गोली मार के मरवाया गया, जिस कारण बस वहां पे दंगा हुआ और ये फिर से वहां पे शुरू हो गया अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में युद्ध और तनातनी का माहौल, जिस कारण वहां पे दीपू चंद्र दास जैसे लोगों को मारा गया। अब ये बात बताती है कि जब सत्ताधारी अपनी सत्ता के मोह के कारण लोगों को चलाना शुरू कर देते हैं तो किस तरीके से बर्बरता समाज के लोगों को ही झेलनी पड़ती है, और ये सत्ताधारी बैठ के बस रोटियां सेकते हैं उनकी चिताओं पर। इनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम वही भारतीय हैं जो वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को रखते हैं और हर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का समाज के लोगों का समर्थन करते हैं और सबको प्रगति के मार्ग के ऊपर आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसी बात सुनने को हमें मिलती है तो बहुत अंदर से कष्ट होता है कि किसी देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के ऊपर ऐसा किया जाता है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं हर एक भारतीय से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग उन्हीं के वंशज हैं जो परशुराम जी हैं। परशुराम जी की विचारधारा को अगर हम माने तो वह एक ऐसे क्षत्रिय, एक ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने धरती के ऊपर से सारे क्षत्रियों का कुल का नाश कर दिया था। तो हम वही परशुराम के वंशज हैं। हमारे एक हाथ में परसा रहता है और दूसरे में राम की विचारधारा रहती है। लेकिन अगर यही विचारधारा के ऊपर अगर किसी ने भी गलत तरीके से उंगली उठाई या किसी तरीके से बर्बरता की तो हम भूल जाएंगे कि हम राम भी हैं, क्योंकि हमारे पास परशुराम वाली ताकत है। ये बात मुझे बताते हुए बड़ी करुणा बोलूं या कुंठित भाव से बोलूं कि कितना मुझे आज दुख हो रहा है कि किसी भी देश के अंदर, चाहे वो भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली विचारधारा है, इसके कारण कई लोगों की जान जाती है और बाद में सत्ताधारी को ही इसका भरपूर जो फायदा होता है वो वही पाते हैं। जैसे आज बांग्लादेश में हो रहा है वैसे अन्य देशों में भी हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक भारतीय को, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, मैं हर एक भारतीय राजनेताओं से एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। अब राजनीति ये सत्ता के लिए किसी दलित, हिंदू, मुसलमान से ऊपर उठ के वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को आगे ले जाते हुए ये जो सोच रख रहे हैं, ये जो कट्टरपंथी विचारधारा है, इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। चाहे वो हमारे विपक्ष के राजनेता लोग हो, चाहे वो पक्ष के राजनेता हो, चाहे वो सेकुलरिज्म को विश्वास रखते हो, चाहे वो सोशलिज्म को विश्वास रखते हो, सबको एक साथ आना होगा और सबको इसके खिलाफ लड़ना होगा। क्योंकि ये मानसिकता कहीं ना कहीं हम पे भी लागू होती है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आ जाती है। नेपाल के ऊपर जैसा आक्रमण हुआ था सत्ता परिवर्तन का, बांग्लादेश में हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका है और पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। ये चारों तरफ से एक भारत घिरा हुआ एक देश है और भारत को जानबूझ के कई जो आक्रांता है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो दबाना चाहती है और कई तरीके से परिवर्तन करना चाहती है। तो मैं आज चाहता हूँ हर एक राजनेता से, हर एक युवा से, हर एक बुजुर्ग से, हर एक महिला से जो भारत की नारी है, जो मेरी बात ये सुन पा रहे हैं, जो भारत का बच्चा मेरी बात सुन पा रहा है, सबसे कहता हूँ ये हिंदू मुस्लिम की विचारधारा से ऊपर उठ के एक होकर एक साथ खड़े होइए और ऐसी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ एक साथ आवाज उठाइए। क्योंकि अगर हमने आज इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई तो बाद में ये हमारे घर पे भी आग लगा सकता है और हमारे घर भी जला सकता है। इसलिए स्वस्थ रहिए, संगठित रहिए और अपने देश के लिए आगे काम करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और मैं हर एक राजनेता से अंत में भी फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, एक साथ हो जाइए। क्योंकि जिस घर के परिवार के लोग अलग अलग हो जाते हैं ना, उस घर में तनाव के साथ साथ कठोरता और बाहर के लोगों का आना जाना हो जाता है और वो तोड़ने के लिए काम करते हैं। 1857 का युद्ध उसके साफ साफ बताता है कि कैसे कैसे हमारे देश में हो चुका है। ये गुलामी की मानसिकता से बाहर आइए, भारत को फिर से गुलाम नहीं बनाना है और भारत के लोगों के बीच में जो ये व्यक्तित्व के अंदर ये जो कट्टरपंथी विचारधारा है, इसको खत्म करना है और वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को आगे ले जाना है। और बांग्लादेश के ऊपर कड़ा से कड़ा जो इन्होंने बर्बरता की है, इसके ऊपर हमें आवाज उठानी है और एक साथ होकर इसके ऊपर कार्य करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।